नमस्कार दोस्तों, आपके अपना चैनल VS एग्जाम गुरु में स्वागत है। इससे पहले हमने कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, आज हम विधायिका लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पॉलिटी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को अच्छा से अध्ययन करिए। इन चैप्टर से किसी भी एग्जाम हो, चाहे लोअर लेवल हो चाहे PCS लेवल हो, हर एग्जाम में इस सब चैप्टरों से क्वेश्चन भर के आता है। इसीलिए इन चैप्टरों को थोड़ा बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत होता है। तो इसलिए इन चैप्टर को थोड़ा अच्छा से अध्ययन करिएगा और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आज के वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग अच्छा से इस वीडियो को ध्यान कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, विधायिका चैप्टर पढ़ना है। विधायिका के अंतर्गत संघीय विधायिका आता है और राज्य विधायिका आता है, ठीक ना। संघीय का मतलब हो गया क्या, केंद्र सरकार की विधायिका, और राज्य का मतलब हो गया, राज्य विधायिका का मतलब प्रत्येक राज्य, 28 राज्य है ना, प्रत्येक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब का विधायिका का चर्चा इस स्ट्रक्चर की तरह होगा और संघ की विधायिका का चर्चा इस स्ट्रक्चर का तरह होगा, ठीक ना। संघीय विधायिका में सबसे पहले आ जाता है संसद। संसद का गठन कैसे होता है, तो संसद में होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे राज्य विधायिका में आ जाएगा कौन चीज, विधानमंडल। क्या आ जाएगा, विधानमंडल। विधानमंडल का भी क्या होता है, 3 गो अंग होता है। क्या क्या होता है, तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद और क्या आ गया, विधानसभा। ध्यान दीजिएगा, विधानमंडल के अंतर्गत क्या आ गया, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। जैसे इधर राज्यसभा को कहा जाता था उच्च सदन, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद को क्या कहा जाता है, उच्च सदन, ठीक ना। और विधानसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन। तो इस बात में किसी को दिक्कत नहीं ना। तो संघीय विधायिका और राज्य विधायिका, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, संघीय विधायिका, इसके बाद क्या पढ़ना है, राज्य विधायिका। बात समझ रहे हैं। चलिए आज हम संघीय विधायिका की चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम क्या पढ़ेंगे, संघीय विधायिका ना। संघीय क्या पढ़ेंगे, विधायिका। ध्यान दीजिएगा, संघीय विधायिका के बारे में देख सुनिएगा आराम से। क्या है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में क्या किया गया है, तो द्विसदनीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो द्विसदनीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या आएगा, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा को क्या कहेंगे, उच्च सदन, और लोकसभा को क्या कहेंगे, निम्न सदन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है सो प्रत्यक्ष रूप से कौन करती है, जनता करती है। और यह एक अस्थायी संस्था है। यह एक क्या है, अस्थायी सदन है। यह एक क्या है, अस्थायी सदन है। अस्थायी कहने का मतलब हो गया इसको हम कभी भी भंग कर सकते हैं। किसको, लोकसभा को, ठीक ना। तो यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग हो सकती है। वहीं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। बात समझ गए। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम संसद का गठन एवं संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। किसका, संसद का गठन एवं संरचना के बारे में ध्यान दीजिएगा। संसद का गठन एवं संरचना, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। किसको किसको, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। इस बात की चर्चा कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 7/9/79 में किया गया है। बात समझ गए। क्या कह रहा है कि संसद का गठन कैसे होगा, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आएगा और संसद का अभिन्न अंग कौन होगा,
राष्ट्रपति होगा जिस बात की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलिए हम आप कहते हैं आगे की बात कर रहा है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, यह एक संसद का मकान है। किसका? संसद का मकान है, जिसमें क्या होता है? दुगो कमरा होता है। एगो होता है क्या? लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। लोकसभा। और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। तो यह जो लोकसभा है सो पूरा भारत को प्रतिनिधित्व करता है। बात को समझ रहे हैं? क्या कर रहा है? लोकसभा जो है सो संपूर्ण भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा केंद्र में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या कर रहा है? लोकसभा जो है सो पूरा भारत का प्रतिनिधित्व करती है। वही जो है सो राज्यसभा केंद्र में राज्यों व केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह केंद्र में क्या करता है? राज्य और केंद्र शासित राज्यों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इतना बात समझने में दिक्कत? लोकसभा क्या करता है? पूरा भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक ना? और राज्यसभा के सदस्य क्या करेगा? जो राज्यसभा में सदस्य जिस राज्य से आया होगा उसी राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। तो राज्यसभा जो है सो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यह बात को बढ़िया से समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए देखिएगा, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है सो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और न ही वह संसद में बैठता है, और न ही वह क्या करेगा? संसद में बैठेगा। परंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति अपना सहमति न प्रदान कर दे। इसीलिए यह उनका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। इस बात को जरा एक बार और सुनिए। क्या है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और न ही सदन में क्या करते हैं? बैठते हैं। परंतु वह संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति से क्या होता है? कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति से कानून नहीं बन सकता है। बात समझ गए? चलिए, तो संसद के 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ना। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? उच्च सदन यानी राज्यसभा को पढ़ेंगे। जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से टॉपिक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। भारतीय अनुच्छेद कथी के? 80 में किसका चर्चा है? राज्यसभा के प्रावधान का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का क्या है? प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यह जो है संसद के अंतर्गत दुगो कमरा, जिसमें क्या होता है? यह हो गया सपन संसद, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। तो इसमें जो है अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 250 हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। परंतु वर्तमान में अभी 245 है। वर्तमान में कितना है? 245 है। इनमें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। परंतु 233 सदस्य क्या होता है? निर्वाचित। 233 सदस्य क्या होता है? निर्वाचित होता है। और 12 गो सदस्य को क्या किया जाता है? मनोनीत। मनोनीत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 245। तो संविधान में क्या प्रावधान है? तो संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा में कितना? 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितना है? 245 है, जिसमें कितना? 233 निर्वाचित होते हैं, और 12 गो सदस्य क्या होता है? मनोनीत होता है। कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कहाँ से मनोनीत करते हैं? तो विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा के संबंध में
विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को इसमें क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरह से आप राज्यसभा का जो है कैसे कितना सदस्य होता है और कौन सदस्य कहाँ से आता है, इस बात को आप बढ़िया से समझ गए। कितना, 233 सदस्य क्या होता है, निर्वाचित होता है। अब कहाँ से निर्वाचित होगा ये भी हम आगे बताएंगे, अभी आप धैर्य धारण करके पढ़िए। क्या है, 233 सदस्य निर्वाचित होता है, 12 सदस्य क्या होता है, मनोनीत होता है। टोटल कितना वर्तमान में है, 245। प्रावधान कितना का है, 250 का। है कितना, 245। 233 निर्वाचित होता है, 12 गो सदस्य मनोनीत। इस बात को समझने में अगर दिक्कत है तो फिर से रिकॉल कर देंगे, नहीं ना। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात है कि प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसका निर्णय राज्य विशेष जनसंख्या के आधार पर होता है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में कितना सदस्य आएगा वह किस पर निर्भर करता है, तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। हालांकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितना है, सर्वाधिक है। कितना है, 31 है। कितना है, 31 है। तो सर्वाधिक बोलेगा, पूछ देगा कि सर्वाधिक राज्यसभा में सीटों की संख्या कौन राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से। कितना है, तो 31 है। पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र से कितना है, 19 है। महाराष्ट्र से कितना है, 19 से है। दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र आ गया। तीसरा नंबर पर कौन आएगा, तमिलनाडु। तीसरा नंबर पर कौन आएगा, तमिलनाडु से कितना है, तो तमिलनाडु से आपको 18 गो सदस्य है। तमिलनाडु से कितना है, 18 गो सदस्य है। और तमिलनाडु के बाद कौन आएगा, बंगाल से कितना है, 16 सदस्य है। बंगाल से कितना है, 16 सदस्य है। और बंगाल के बाद बिहार से भी 16 सदस्य है। ठीक ना। तो इतना क्रम आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहां से, उत्तर प्रदेश से कितना, 31 सदस्य। इसके बाद महाराष्ट्र से कितना, 19 सदस्य। इसके बाद तमिलनाडु से कितना, 18 सदस्य। तमिलनाडु से कितना, 18 सदस्य। और पश्चिम बंगाल और बिहार का बराबर सदस्य है, 16 गो। कहाँ, राज्यसभा में। बात को समझ गए। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, है ना। तो इसके लिए हम एक फिर से फिगर बनाते हैं संसद का। फिगर बनने से पूरा कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। संसद में इसको तो हमको देखना नहीं है, किसको देखना है, राज्यसभा को। अभी इसी को पढ़ रहे हैं ना। चलिए, इसके निर्वाचन में कहाँ से निर्वाचन होता है, कहाँ से सदस्य आता है, कौन वोट देता है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकन संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकन संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में, किसमें, 84 में, किसमें, 84 में जो है, 84 के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। तो राज्य विधानमंडल की चर्चा आ गया, तो चलिए अब राज्य में लेके चलते हैं। आ गए राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। तो विधानमंडल में भी दूगो कमरा, जिसको कहते हैं कथी, विधानसभा और कथी, विधान परिषद। ध्यान दीजिएगा, कौन वोट देता है यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो राज्य विधानमंडल के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो विधानसभा कहने का मतलब ये हो गया निम्न सदन। इसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलेंगे। तो यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होगा, वही लोग राज्यसभा के सदस्यों को क्या करेंगे, चुनेंगे। निम्न सदन है, ये विधान परिषद हो जाएगा उच्च सदन। ठीक ना। उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। इधर लिखे थे पहले विधान परिषद, याद रखो विधान परिषद, इधर जो विधान परिषद और इधर राज्यसभा, यह उच्च सदन हुआ, इधर ये उच्च सदन हो जाएगा। ठीक ना, ये याद रखना। लोकसभा जो पूरा भारत पर प्रतिनिधित्व करता है, वह जो है सो क्या है, निम्न सदन है।
बात समझ गया? चलिए ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम निर्वाचन पे थे, तो कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का चर्चा अनुच्छेद 80(4) में है। 80(4) में है ना? तो इसमें कौन निर्वाचन में वोट देता है? तो वोट देता है जिस राज्य का प्रतिनिधि जाएगा उस राज्य के विधानसभा में केवल निर्वाचित सदस्य वोट देंगे, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देंगे। कंसेप्ट क्लियर? जिस राज्यसभा जिस राज्य से, कहां से? जिस राज्य से क्या कहते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जाएगा उस राज्य के विधान परिषद से नहीं, विधान सभा से क्या होता है, निर्वाचित सदस्य द्वारा क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है। मनोनीत सदस्य द्वारा नहीं दिया जाता है। निर्वाचित सदस्य द्वारा वोट दे करके अपना प्रतिनिधित्व कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में भेजते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से क्या होता है, हो जाता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब तो आप समझ गए कि निर्वाचन कहाँ से होता है, कौन इसमें निर्वाचन में भाग लेता है, ठीक ना? अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के सदस्य हेतु अहर्ता। अहर्ता का मतलब होता है योग्यता, है ना? तो सबसे पहला बात तो कंपलसरी है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और राज्यसभा के सदस्य है तो 30 वर्ष का उम्र भी होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। किसी भी लाभ के पद पर न हो, उसमें मंत्री पद को छोड़ करके, मंत्री पद को नहीं गिना जाता है लाभ के पद, ठीक ना? किसी भी लाभ के पद पर न हो, विकृति मानसिक का न हो, यानी पागल तागल न हो। समझ गए बात को? क्या होता है इसका मतलब योग्यता क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक विकृति यानी मानसिक मतलब रूप से कमजोर या चाहे पागल उगल नहीं होना चाहिए। बात को समझ गए? चलिए अब जो है राज्यसभा के सदस्यों की अहर्ता भी हो गया। अब है राज्यसभा के सदस्यों का क्या कार्यकाल। ध्यान दीजिएगा कार्यकाल पर। क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता है। यह एक अस्थाई सदन होता है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना का होता है? 6 वर्ष का होता है। एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसके स्थान पर पुनः 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है, निर्वाचित भी किया जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्य को क्या होता है, निर्वाचित सदस्य होता है। तो ध्यान देखिएगा 2 वर्ष का प्रावधान क्यों रखा गया? 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 1/3, 1/3, इन तीनों को आप अगर प्लस करते हैं तो 1 पुर जाता है, और इन तीनों को प्लस करते हैं तो 6 पुर जाता है ना? तो 6 साल का क्या होता है, कार्यकाल होता है। इसका मान लिया जाए यहाँ पे यहाँ पे चुनाया, इसके बाद 2 साल के बाद यहाँ आएगा इसका 2 साल पूरे 2 साल के बाद इसमें से सबसे पहले इसको हटाएगा, फिर इसके स्थान पर ये आएगा, इसको हटाएगा, फिर इसके स्थान पर ये आएगा, इसको हटाएगा। ऐसे क्या चलेगा, साइकिल चलता रहेगा, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का पूर जाएगा। क्योंकि यहाँ मान लिया जाए निर्वाचित हुआ तो आते आते यहाँ 6 साल पूर जाएगा, इसको हटाएगा, फिर यहाँ से निर्वाचित होगा, फिर इसको आते आते यहाँ 6 साल पूर जाएगा। तो इस तरह से साइकिल चलता है। इसीलिए आपको याद रखने में सहूलियत होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष में, यानी 2 तिया 6 होता है ना, 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसके स्थान पर नए सदस्य को क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः फिर से लेके आएंगे कि राज्यसभा के पदाधिकारी सब कौन होता है। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, वीडियो लंबा हो जाने के कारण। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।